सबसे पहले आपको बता दें कि मोहन भागवत नजर आए हैं वीआईपी सीट नागपुर से वोट डालते हुए, और उसके अलावा भैया जी जोशी आरएसएस के नंबर 2 की पोजीशन में रहने वाले वोट डालते हुए नजर आए हैं। इंडिया न्यूज पर आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। हमारे तमाम वोटर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जगहों से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव भी हैं, साथ ही मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष अवस्थी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अपने वोटर्स के पास जाऊं से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे दो बड़े चेहरे हमें दिखाई दिए हैं, भैया जी जोशी और मोहन भागवत नागपुर सीट से जो वोट डालते हुए नजर आए। अब जैसे जैसे उजाला आगे होगा और दिन चढ़ेगा, हम ये मान के चलें कि बड़े बड़े चेहरे जो है वोट डालते हुए नजर आने वाले हैं बड़ी बड़ी सीटों से। मेरे ख्याल से अपने आप में जो मंत्री हैं वो अपने आप में एक बॉलीवुड हो चुका है, और बॉलीवुड के ये वो चेहरे रहेंगे जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने वोटरों को ये अपील भी करेंगे और लोगों से घूम घूम कर मिलेंगे कि आप जाएं और मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसमें हाउ इज द जोश। मनीष जी, इस वक्त मैं आपको रोक रहा हूं मनीष जी, मैं सीधे मनोहर केसरी के पास जाना चाहूंगा। मनोहर केसरी इस वक्त मेरठ में खड़े हुए हैं, पोलिंग बूथ के ठीक बाहर हैं। मनोहर, क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है, कितना जोश, कितना उत्साह मतदाताओं में? आपके साथ जो लोग हैं उनसे बात भी करें। तो उनको बोल दो, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बिल्कुल राजीव, मैं मेरठ के जो सिटी शहर में चाणक्यपुरी एमएसएन एकेडमी पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पर सुबह से ही लोगों का जो मतदाता है उनकी काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। और हमारे साथ खुद सांसद राजेंद्र अग्रवाल और उनकी फैमिली के तमाम लोग हैं जो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। सीधे राजेंद्र अग्रवाल जी से बात करते हैं। राजेंद्र जी, किस प्रकार आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत उत्साह है और लोगों का ये संकल्प है कि नरेंद्र भाई मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस मुद्दे हमेशा विकास के ही होते हैं, और जिस प्रकार से 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त विकास को समर्पित सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, देश में दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है, उससे सब लोग उनके प्रति बड़ा आदर रखते हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के अंदर ही देश समृद्धि के मार्ग पर बढ़ सकता है। तो विकास ही हमारा मुद्दा है, वही रहेगा। तो इस बार हैट्रिक आप बना पाएंगे? पक्का 100% जी। जनता से या मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? सब लोग मतदान करें। मतदान जो है का अधिकार, ये केवल अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य भी है, और ये बड़ा पवित्र कर्तव्य है। मैडम, घर के मुखिया कहा जाए, इलाके के जो सांसद हैं लाइन में हैं वोट कास्ट करने के लिए, आप लोग पूरी फैमिली आए हुए हैं, आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूंगी कि लोग मतदान करें और जीत सुनिश्चित करवाएं, लोग का समर्थन मांगूंगी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस आधार पर लोग वोट करें? विकास के मुद्दे पे करें, देश की एक मजबूत सरकार के लिए वोट करें। गठबंधन से जो बनेगी सरकार या कोई वो, तो वो सब अलग अलग आप आपके करेंगे, और एक मजबूत सरकार चाहिए। तो इस बार मेरठ में जो है सपा और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं जी। हाँ, तो कोई थोड़ी सी कसक नहीं, कसक नहीं, हमें विश्वास है कि जनता मोदी जी मनोहर, आजादी की जो लड़ाई थी वो भी मेरठ से ही उसकी चिंगारी फूटी थी, और पहला दिन है, आज मतदान शुरू हो रहा है। मैं उत्साह की बात करना चाहूंगा, आप पोलिंग सेंटर के आसपास हैं, वो उत्साह क्या है, क्या उम्मीद कर रहा है मेरठ? बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्या लग रहा है आपको? 1857 की शुरू हुई थी, तो किस तरह से उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? काफी उत्साह है लोगों में, और यहाँ पे तरक्की काफी हुई है पिछले 10 सालों में, और आगे भी तरक्की हो, इसके लिए मैं चाहूंगी सब लोग अपने घरों से निकल के वोट करें और भाजपा को वोट दें। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम या तमाम जो इश्यूज विपक्षियों ने उठाए हैं, वो आपको लगता है कि इस बार के मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दा सिर्फ एक है इस वक्त विपक्ष के पास, वो है मोदी हटाओ। और वो मुद्दा इसलिए है क्योंकि वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और वो चौकीदार से परेशान है। अगर हम बात करते हैं रोजगार की, तो रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरह नहीं होता। रोजगार के लिए बहुत सारे सरकार ने प्रावधान करे हैं, जिसके अंदर मुद्रा लोन के अंदर सिर्फ मेरठ के अंदर लाखों लोगों ने मुद्रा लोन लेकर अपना व्यापार खुद का शुरू करा है। इसके अलावा STPI का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर आ रहा है। IT पार्क आने से भी यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, और जो दिल्ली से कनेक्टिविटी है उसके कारण भी यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, आप महिला हैं, हम समझ पा रहे हैं वहां लोगों के दिल में क्या उत्साह है? अभी हम सीधे चलते हैं जमुई, जहां से शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे वोटरों के साथ हैं जो पहली बार अपने मतदान का इस्तेमाल करने वाले, अपने अधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। शिवपूजन, उम्र 18 साल, अभिषेक सुबह सुबह पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। जहन में क्या है, पहले बार मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जहन में कि मैं विकास के मुद्दे पे वोट दूं और अपना एक वोट व्यर्थ ना करके एक सही जगह पे मतदान करूं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि वोट व्यर्थ ना जाए, इसलिए सही जगह मतदान करें। जात पात पर बहुत ज्यादा वोट पड़ता है, सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ की राजनीति इसी पे है कि अपने कास्ट को लोग वोट करते, बट मेरा ये मानना है
कि वोट अपना वहीं दे जिनकी सरकार बनेगी, सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी। नहीं, तो ये बताइए, जब वोट आप डाल रहे हैं, स्थानीय मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं या फिर ये होता है कि देश में मजबूत सरकार आए, एक मजबूत प्रधानमंत्री आए? नहीं, मेरा यही मानना है कि मजबूत प्रधानमंत्री आए जो कि विकास के एजेंडे पे बात करे, ना कि बहकावे पे मैं इतना हजार दूंगा उस पे बात नहीं करे, जो विकास के मुद्दे पे बात करे। बहकावे पे बात ना करे, लोक लुभावन चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं है आपका? मैं बस चाहता हूँ कि इंडिया का अपील भी करना चाहेंगे आप युवा वोटरों से कि वो बड़ी संख्या में आए और वोट का इस्तेमाल करें? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूंगा कि जात पात से ऊपर हट के सोचे और विकास के बारे में सिर्फ सोचें। तो मैं आपको दिखाता हूं, लंबी कतार हो गई है सुबह से ही। हालांकि 188 ऐसे बूथ हैं जो बहुत सेंसिटिव बताए जाते हैं। महिलाओं की अलग कतार, महिलाओं में खास करके जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और ये सारे के सारी महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हैं। आप इसके पहले कितनी बार वोट डाल चुके हैं? सर पहली बार दे रहा हूँ। ये पहली बार आप वोट डाल रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बाकी से भी अपील करेंगे कि वो भी बाहर आएं और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें? हाँ जी। सब जहन में क्या चीजें हैं कि केंद्र में अच्छी सरकार बने, या स्थानीय मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण है, या जात पात का मुद्दा महत्वपूर्ण है? सर सरकार बने, केंद्र में अच्छी सरकार हो, मजबूत सरकार। देश के लिए, हमारा सबके लिए होना चाहिए विकास, पूरे देश का। केंद्र में सही रहेगा तब ना हमारा देश का विकास होगा। बहुत खूब। तो उत्साह है लोगों में। जायजा बार बार यहाँ के आला अधिकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं। ये पिंक बूथ है और पिंक बूथ पे तमाम चीजें मैन्ड बाय वुमेन है, महिलाएं ही सारी चीजें, सारी व्यवस्था यहाँ कर रही हैं। जमुई से कैमरामैन निरंजन के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज। आशीष, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो शिवपूजन अभी कुछ ऐसे वोटर से बात कर रहे थे जो पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतदान देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हर साल, हर बार जब लोकसभा का चुनाव होता है या फिर जनरल असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तब विज्ञापन आते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जा रही है कि आप जाएं, वोट दीजिए? तो आप जहां पर मौजूद है, क्या आपके साथ भी कोई ऐसा है जो पहली बार वोट देने के लिए पहुंचा है और इंस्पायर होकर पहुंचा है, जागरूक होकर पहुंचा है, चाहे वो पेपर में इश्तिहार के जरिए हो, चाहे टेलीविजन पर विज्ञापन के जरिए हो? आशीष से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और मनीष जी, आशीष से संपर्क हो गया जी। आशीष बोलिए। जिससे मीडिया का प्रेजेंस बढ़ रहा है और रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में जिस तरह से काफी रीच बढ़ रही है, वैसे वैसे जागरूकता काफी आ रही है जो शिक्षा है उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इट्स गुड टू सी जिस तरह से लोग सुबह, अभी लगभग केवल आधे घंटे ही हुए हैं और हमें काफी बड़ी लंबी कतार देखने मिल रही है। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जो कि काफी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पर काफी कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है। इमरान मसूद कांग्रेस के, जो कि पिछले इलेक्शन में काफी चर्चा में आए थे कंट्रोवर्सी के चलते हुए। दूसरी तरफ से बसपा और एसपी के जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, हाजी फजलुर रहमान, वो हैं, और राघव लखनपाल, सिटिंग बीजेपी के एमपी। जिस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई आधे घंटे पहले और काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। अभी केवल कतार में ही मुझे लगभग 80 से 90 लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से इंडियन सोसाइटी का पैटर्न है, महिलाओं की संख्या लगभग दोपहर के आसपास थोड़ी बढ़ती हुई नजर आती है। तो फिर भी अभी भी कुछ कम नहीं है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर सहारनपुर सीट पर और कैंडिडेट्स को लेकर क्या उनका विचार है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिसके आधार पर आप लोग यहाँ पर वोट देंगे। क्या बड़े मुद्दे हैं? बच्ची सुविधा होनी चाहिए, पानी की, बिजली की, जी, सब चीज की होनी चाहिए जी। कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं कि अगर हम 21वीं सदी में हैं और फिर भी पानी और बिजली ही एक मुद्दा बना हुआ है।
जिस तरह से हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन अब भी सहारनपुर जो कि कोई बहुत रिमोट एरिया नहीं है उत्तर प्रदेश में और राजधानी से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी यहाँ पर लेकिन पानी और बिजली की ही समस्या, पानी और बिजली मुद्दा है आशीष। लेकिन लाइनें जो लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें, वो बता रही हैं कि वोटर जागरूक जरूर है और ये हर कहीं बढ़ रही है। जतिन गोस्वामी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। जतिन, जनरल साहब हैं आपके यहाँ से और आपके यहाँ से एक डॉक्टर कुमार विश्वास भी हैं जो कवि हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पिछली बार अमेठी से लड़ा था। अभी क्या स्थिति है जहां पोलिंग सेंटर पर खड़े हैं, लोगों का उत्साह, बात कर सके तो बात जरूर करें। देखिए, लोगों का उत्साह काफी ज्यादा है। सुबह के वक्त हमने एक चीज बेहद अहम देखी कि बुजुर्ग जो हैं, वरिष्ठ नागरिक, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, कतार लगी हुई है, काफी ज्यादा उत्साह है। हमने पहली बार वोट कर रहे वोटर से भी बात की और उनका क्या कहना है वो आपको जरूर बता देते हैं। उनका कहना है कि काफी ज्यादा उत्साह है और एक वोट सब कुछ बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है, ये बात उन्होंने कही। यहाँ पर आपको कुछ युवा नजर आएंगे और कुछ वरिष्ठ नागरिक भी नजर आएंगे। पहले वरिष्ठ नागरिक से बात कर लेते हैं। मैम, क्या मुद्दे जहन में हैं जिसको लेकर वोट डालने आए हैं? सफाई और सुरक्षा जी, दो चीजें बहुत जरूरी हैं जी। कूड़ा निस्तारण की समस्या है और सुरक्षा बेहद अहम है महिलाओं के लिए। युवा वोटर से जरूर बात करेंगे। आप इधर आइए, सामने देखिए। पहली बार वोट डालने आए? जी, जनरल इलेक्शन से। जी, तो कितना उत्साह है मन में? काफी ज्यादा। सुबह 7 बजे मैं आपको मिल रहा हूँ। दिखाइए एक बार इसको। ये आप लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या जहन में मुद्दा है जिस पर आप वोट डालने आए हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और बाकी मतलब जैसे फॉरेन इशूज पे भी हमारी कंट्री के अलग अलग जो पॉलिसीज है उस पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कतार लगी हुई है, सुरक्षा के बीच ये कतार है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने भी यहाँ पर वोट डाला और वोटर है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा है जहन में? सर, देश की सुरक्षा मुद्दा है। जी, आप बताइए क्या मुद्दा है? देश की सुरक्षा। क्या मुद्दा है? बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास एक बार फिर से, क्योंकि कुल मिला के 14 करोड़ आज जो सीटें हैं 91 उन पर मतदान देने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। लेकिन 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से है जो 8 सीटों पर वोट डालने के लिए घर से निकले। अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की उन्होंने अपील करते हुए ट्वीट किया है। ये ट्वीट हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान है और सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो, इस महोत्सव में जरूर हिस्सा लें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे मतदान करने के लिए। पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोट डालने शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपने लगातार संवाददाताओं से भी हम बात कर रहे हैं जो चप्पे चप्पे पर हर देश के नागरिक से बात भी कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनको इस उत्साह में जुड़ के कैसा लग रहा है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकल चुके हैं वोट डालने के लिए। जी हाँ, पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और इंडिया न्यूज भी आपसे लगातार यही अपील करेगा कि आज का दिन बहुत खास है, घर से बाहर निकलें, इसका इस्तेमाल करें और मतदान जरूर करें। इंडिया न्यूज की आपसे अपील है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। पर वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी आज ही वोटिंग हो रही है। लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है वो गया से है। गया में एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह वहां से सीधे जुड़ गए हैं। राकेश, कौन सा ये बूथ है और कहां पर ईवीएम काम नहीं कर रही है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, गया शहर का ये बूथ है, बूथ संख्या 124 जो महावीर स्कूल के अंतर्गत आता है दीपक जी। और ये कतारें, आप लंबी कतारें, कई लोग तो यहाँ से चले गए और हमारे साथ कुछ लोग हैं। कब से खड़े हैं आप? हमने 7 बजे से आए हुए हैं। जो लोग मेरे बहुत से मोहल्ले के जितने भी 25, 30, 40 आदमी जो भी थे वापस चल गए। अभी भी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि मशीन खराब है। आप बताइए, आप कब से खड़े हैं? 7 बजे से खड़ा है भाई। अभी क्या बताया जा रहा है? बट अभी मशीन खराब है, चालू होगा यही बात तो बोला जा रहा है। आप भी लगातार जो है सुबह से 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पर। क्या बताया जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि मशीन खराब है, मशीन खराब है, कितना देर में बनेगा पता नहीं है। फिर अभी जाएंगे, फिर दोबारा चल जाएंगे, देखते हैं क्या करें।
तो दीपक जी, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं। ये कहा जा रहा है इन्हें कि जल्द ही जो है मशीन को शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ अधिकारी भी, यहाँ पर सुरक्षा बल, यहाँ पर देखिए भारी संख्या में सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। ये दादा आप बताइए, कब से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। अब मशीन बन चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप भी सुबह से खड़ी हैं, क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है मशीन में खराबी आ चुकी है। हम लोग 1.25 घंटा से खड़े हैं, 7:15 बजे से, लेकिन अब मशीन बन चुकी है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो अब जो है इन्हें बताया गया है कि मशीन जो है बन चुकी है और कुछ ही देर में शुरू होगा। लेकिन लोग जो हैं यहाँ पर परेशान हैं और चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दीपक जी, राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें बता दें। केंद्रीय मंत्री और बागपत से एनडीए के कैंडिडेट सत्यपाल सिंह इस वक्त पूजा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमारे पास बागपत से आ रही हैं। सत्यपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन पुलिस कमिश्नरी छोड़कर, पुलिस की नौकरी छोड़कर 2014 में वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े, बागपत से चुनाव लड़े और उन्होंने अजीत सिंह को हराया। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, जो केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस बार यह मुकाबला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि महागठबंधन में एक तरफ एसपी, बीएसपी और आरएलडी है, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए है, यानी सत्यपाल सिंह, माफ कीजिएगा, इस बार जयंत चौधरी, उनके बेटे जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो तीसरा नाम है वो कांग्रेस के कैंडिडेट का है। आइए सुनते हैं सत्यपाल सिंह इस वक्त पूजा करने के बाद क्या कह रहे हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, आप कल से गया में हैं। गया में राजनीतिक तस्वीर किस तरह की उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया से खड़े हैं। एनडीए किस तरह की टक्कर उन्हें दे रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी से सुबह हमने बातचीत किया था, तो उन्होंने चुनाव आयोग को जो डेट आज जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर ही सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि 13 उम्मीदवार यहां से दीपक जी खड़े हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बनाम जेडीयू के नेता विजय मांझी के बीच में है। और यहां पर मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन सीटों की अदला बदली के चक्कर में ये सीट जो है बीजेपी ने जेडीयू को दी है। अब मुकाबला जो मुख्य मुकाबला है जीतन राम मांझी और जेडीयू के नेता विजय मांझी के बीच में है। तो आपने बताया जीतन राम मांझी और विजय मांझी के बीच में ये मुकाबला है। हरीश भाई, अगर इस बार देखा जाए तो सीटों की अदला बदली ने कई सारे नेताओं को नाराज कर दिया। शहनवाज हुसैन का तो भागलपुर से टिकट कट गया। क्या पहले से इस तरह का ड्यू डिलीजेंस नहीं हुआ था? क्या पहले से सीटों के बारे में बातचीत आपस में नहीं हुई थी? चूंकि आखिरी वक्त पर यह बातचीत हुई, इसी के लिए सीटों की इस तरह से अदला बदली हुई कि आपको बड़े नेताओं के टिकट काटने पड़े। बेगूसराय में गिरिराज सिंह को लड़वाना पड़ा और नवादा से उनको हटाना पड़ा। दीपक भाई, सबसे पहले तो आज लोकतंत्र के महापर्व पे जो लोग मतदान कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील भी करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके वोट डालें और अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। आपके चैनल से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हैं कि सीटों को, कुछ सीटों को छोड़ के, अगर आप बिहार का एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, बिहार के अंदर आपको जैसे मालूम है कि हमारा गठबंधन हुआ, उसमें हमें 4 सीटें जो हमारी सिटिंग सांसदों की हमें छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमारा गठबंधन का में अलायंस के तौर पे हमें हमारी 4 सीटें हमें कम मिली थी। उसमें एक ऐसी सीट थी जो शाहनवाज भाई की सीट थी, वो कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला इसलिए, और गिरिराज जी को सीट चेंज करनी पड़ी। इसके अलावा मुझे बताइए ना कि कौन सी सीट हमने सांसद के टिकट काटे? 40 में से 2 ही काफी है। 40 में से 2 ही काफी, कहीं ना कहीं मैंने 40 में 2 काफी है। उसमें वो कारण बता दिया मैंने आपको, चूंकि गठबंधन हुआ है वहां पे। ऐसा क्यों हुआ? मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। बेगूसराय सीट आपने दी है बीजेपी के लिए, बेगूसराय बीजेपी के लिए छोड़ी है। नवादा सीट गठबंधन के लायंस को दी है, तो आप नवादा सीट, बेगुसराय सीट दे देते। नवादा सीट जब गठबंधन होता है, जब गठबंधन होता है
तो वहां पे सब लोग जो मिलकर बैठते हैं, चाहे वो लोग रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, नीतीश जी हो, हम लोग बैठे, तो जब कॉमन डिस्कशन हुआ, कुछ चीजें छोड़नी, आपको मालूम है कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीजें लेनी पड़ती हैं। ये तो गठबंधन का है। गठबंधन तभी लंबा चलता है कि आप कुछ सुनोगे और कुछ बोलोगे, ऐसे अपनी नहीं चला सकते आप। आपको सुनना भी पड़ता है, आपको बनवाना भी पड़ता है। तो इसलिए जो हो गया, बेगूसराय से भी चिंता मत करिए, हमारे गिरिराज जी वहां जीतने वाले हैं, क्योंकि एनडीए की जो हिंदुस्तान के अंदर जो लहर चल रही है, मैं लहर बोलूंगा इसलिए फिर बोलूंगा क्योंकि आज लोग फिर से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुनना, लोग प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को फिर दोबारा देखना चाहते हैं। तो लोग, मैं सीरियसली कह रहा हूं, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी को दोबारा जितवाने के लिए लोग बाहर भी निकलेंगे और वोट भी डालेंगे। अब आपने शहनवाज जी का टिकट काट दिया। देखिए वहां पर भागलपुर जो सीट है वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी का ऐसा कोई बड़ा वजूद नहीं है जिसके चलते आप शहनवाज जी जैसे नेता का शाहनवाज जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं और शाहनवाज जी को कॉन्फिडेंस में बाद में लेके उनको भी मालूम था कि कहीं ना कहीं उनकी टिकट कट रही है, क्योंकि वो उनकी सीट कहीं जा रही है, उनको ऑफर की गई, वो कहते मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, चिंता मत करिए, उनका पूरा मुझे चिंता नहीं है, चिंता जो उन लोगों के जो मतदान करने आ रहे हैं, मेरे चिंता उन लोगों को हमारे बहुत सीनियर है शाहनवाज भाई, हमारे शहनवाज हुसैन को जो लोग एक एमपी के रूप में भागलपुर से शाहनवाज भाई, लोगों को शाहनवाज भाई हमारे बहुत सीनियर प्रवक्ता भी और पार्टी के लोग। बोलिए सीनियर को आप लोगों ने क्या किया है वो दुनिया नहीं, अगर आप उसकी बात करोगे, देखिए सीनियर मत बोलिए। जब पार्टी ने फैसला कर लिया, आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मेरे भाई, 75 साल से ऊपर का जब हमने डिसीजन ले लिया कि 75 साल से ऊपर किसी को टिकट नहीं मिलेगा, तो उसमें सब लोग आते हैं। अब उसमें जब डिसीजन हो गया तो हम तो कहते हैं, और अडवाणी जी ने भी बोला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि हमारे लिए देश पहले, पार्टी उसके बाद और सेल्फ लास्ट है। तो हम कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को पीछे रख के पहले देश के लिए, उसके बाद पार्टी के लिए काम करता है। और आप एक बात बताइए, 91 ईयर ओल्ड आदमी के लिए, एक शख्स के लिए जिसने पूरी जिंदगी अपनी पार्टी को दे दी, क्या हम अब नहीं चाहेंगे कि वो चुनावों की फील्ड से हटके हमारे को जो गाइडिंग फोर्स है पीछे बैठ के हमें गाइड करे? आपके घर का सदस्य सबसे सीरियस सदस्य जब होता है, सुनकर देखिए अजय उपाध्याय जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दीपक भाई, सबसे घर का जो सबसे बड़ा होता है, आप भी चाहते हो ना कि उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, उनको ज्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। 91 ईयर्स ओल्ड आदमी को, ये तो उन्हीं से पूछिए कि उनको कितनी तकलीफ हुई है। अगर हमने लड़ा दिया होता, दीपक भाई की जरूरत नहीं है। दीपक भाई, अगर हमने लड़ा दिया होता तो आप ही लोग कहते, देखिए 90 साल के आदमी को आपने ऐसे चुनाव के समय में झोंक दिया। ऐसे मत करिए, ये जाति हो गई अडवाणी जी के ऊपर कि 91 ईयर्स ओल्ड एक शख्स को जो आज, और बाकी आप 91 पे क्यों? 75 वाले भी। मैंने क्या बोला कि हमने जो पार्टी ने डिसीजन ले लिया कि 75 साल से ऊपर जो भी शख्स है, जितना बड़ी सीनियर नेता हो हमारा, उनको अब हमारे को उनकी जो भूमिका है वो चुनाव से हटके अब गाइडिंग फोर्स और हमें मार्गदर्शन के उसमें मिलेगी। पर आपने आज तक मार्गदर्शन उनसे लिया 5 साल हमें मालूम है ना, ये भी सबसे बड़ी बात है। आपको सीधे चलते हैं मुजफ्फरनगर। हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा वहां से जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर में क्या माहौल देख रहे हैं सुबह से यतेंद्र आप? देखिए बिल्कुल पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं मुजफ्फरनगर का जो कुटवी गांव है उस वहां के प्राइमरी विद्यालय में जो बूथ बनाया गया वहां पर दीपक जी खड़ा हूं। और कुटवी गांव जो मौजूदा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उनका पैतृक गांव है जहां पर ये वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। अब से वो कुछ देर के बाद आएंगे। उनके पिता, उनके गुरु अभी कुछ देर पहले ही वोट डालकर गए हैं और उनके जो ग्रामीण है, जो गाँव वाले हैं, वो मेरे साथ है। और जहां तक वोट की बात है तो बड़ा जोश आप देख सकते हैं। मेरे साथ जितने भी लोग हैं काफी बुजुर्ग हैं, बड़ा जोश उन लोगों में दिखाई दे रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बदलाव की बयार वही थी वो लगातार विकास होता रहे, उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर आए। और इनसे पूछ भी लेते हैं कि सच में यही मुद्दे हैं, कोई और भी मुद्दे हैं? आप वोट डालने आए हैं तो क्या मुद्दे आपके पास है, जेहन में है जब आप वोट डाल रहे हैं? दूसरा मंत्री बनाना संजीव को, और आजा इतना क्षेत्र उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं करा विकास कार्य जितना न करा। यहाँ पर चौधरी अजीत सिंह बड़ा नाम है, जाटों के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनका कितना असर है? इन्हें बच्चा जाने, सबका सम्मान करे मंत्री जी। मैंने पहचानते किसी को कौन मिला दिल्ली के? चौधरी का सम्मान था, आज मोदी का सम्मान है। देश को बचाना हम और संजीव बालियान को वोट देनी। संजीव बालियान ईमानदार आदमी है, मोदी जी ईमानदार। लगता है कि आपके गाँव में विकास? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से विकास हुआ है पूरे मुजफ्फरनगर में। हमारे यहाँ से रेलवे लाइन का दोहरीकरण कराया मंत्री जी ने, और
अपने यहाँ से का जितने भी काम हुए अर्दंगे के टाइम में भी बहुत हमारे बीच में रहे। जितना काम करा इतना किसी मंत्री ने नहीं करा। रेलवे दोहरीकरण, हर गांव में बिजली घर कर दिए और सबके दुख सुख में हर टाइम खड़े रहे मंत्री जी। आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, देश हित में और देश सुरक्षा में। और हमारे जो मंत्री हैं संजीव बालियान, इन्होंने इस क्षेत्र में आज इतना विकास किया कि आज तक किसी भी एमपी ने इस क्षेत्र में इतना विकास नहीं किया। भाई साहब देखिए, रोजगार और ये तो बात की बात है, सबसे पहले सुरक्षा। जब से संजीव बालियान आया, इस जिले का माहौल ऐसा बन गया जैसे बोलते थे पहले आम भाषा में राम राज। इस तरह का बताओ, फिर हमें और विकास तो अपने आप हो जाएगा जब सुरक्षा मिलेगी। यहाँ से गुंडागर्दी नहीं रहनेगी, लूटपाट नहीं रहनेगी। एक दूसरे पर आदमी आज घर से निकले ऐसा जैसे अपनी रिश्तेदारी में जा रहा हो, खेत में जाने के लिए भी इतना माहौल बदल चुका डॉक्टर संजीव बालियान के आने के बाद। ऐसे सांसद, युवा सांसद हमारे गांव-गांव में जिम, 248 गांव में जिम, आप आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है लोगों के लिए जो चीज। यतेंद्र, मैं फिर आपके पास लौटूंगा क्योंकि इस वक्त हमको गाजियाबाद चलना है। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, ये बताइए, जनरल की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। कुछ खुशी की फायरिंग होगी जनरल के पक्ष में? जी दीपक सर, देखिए, उम्मीद तो वो यही कर रहे हैं। जब वोट देकर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने बदलाव के लिए वोट किया है। हालांकि मैं इस वक्त गाजियाबाद में कविनगर इलाके में मौजूद हूं और यहां पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और दीपक सर, एक अहम बात मैंने देखी गाजियाबाद में कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह के वक्त बाहर आए हैं और वोट दे रहे हैं। और आप यहाँ कतार में भी देखेंगे कि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक आपको नजर आएंगे और ये एक प्रेरणा दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो अब तक बाहर नहीं आए हैं और कहीं इसे छुट्टी का दिन तो नहीं समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर नहीं समझना चाहिए, हम भी अपील कर रहे हैं। बाबूजी, मुद्दा क्या है जहन में? विकास जी, विकास का मुद्दा है। आप बताइए मुद्दा क्या है? काय का मुद्दा चाहिए, आप बताइए मुद्दा। विकास। देखिए, आप दीपक सर यहाँ सुन सकते हैं, उत्साह को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। आपने जनरल वीके सिंह की बात की तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनौती सबसे बड़ी वीके सिंह के सामने है कि जब पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास किया है तो क्या वो उस विश्वास को कायम रख पाते हैं या नहीं। जी, और हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने गाजियाबाद में ही अतुल गर्ग, जो कि यूपी सरकार के मंत्री हैं, उनसे बात की। उन्होंने अपना वोट गाजियाबाद में डाला और आइए सुनते हैं अतुल गर्ग से एक खास बातचीत। मैं इस वक्त गाजियाबाद में कविनगर इलाके में मौजूद हूं जहां पर मतदान केंद्र है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो वोटर्स हैं उनकी कतार लगी हुई है और कुछ खास वोटर्स भी यहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री अतुल गर्ग यहां पर पहुंचे हैं और उनके लिए पहुंची हैं और उन्होंने आते ही अपील की है कि वोट जरूर दें। और ये जो एक वोट है वो सब कुछ बदल सकता है, तय कर सकता है कि आपका विकास कैसा होगा, आपके जो मुद्दे हैं उन पर काम कैसा होगा। तो वोट जरूर दें। और आप देख सकते हैं कि मंत्री जी भी खुद लाइन में लगे हुए हैं। एक बार जरूर जाने से पहले बात करेंगे सर, हम चाहेंगे आप एक बार अपील करें कि आप वोट देने के लिए आए हैं और सुबह 7 बजे से पहले पहुंच गए हैं और लोग जो नहीं आए हैं उनके लिए कुछ कहें। और लोग भी रास्ते में आ रहे हैं, सब लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। और सब चाहते हैं कि पूरे विश्व में भारत जो है अपने स्थान प्राप्त करे। अब की बार वोट देने का जो अधिकार है, इसका जो इस्तेमाल है वो विश्व में भारत का अपना स्थान प्राप्त करने के लिए है। जी मैम, आपसे 2 शब्द जरूर जाएंगे। जो लोग युवा अभी नहीं आए हैं, हम देख रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिक सब आ रहे हैं। ये बहुत जल्दी है, अभी लोग बाग रास्ते में हैं और बहुत जल्दी सब लोग अपना 10-11 बजे तक मतदान पूरा करेंगे। लेकिन आप अपील करेंगे हमारे माध्यम से कि सब आए, जरूर आए, 100% मतदान। आपका एक एक वोट कीमती है, एक वोट बहुत कीमती है, कोई भी एक वोट न रुके, सब लोग जरूर आए। जी, तो आप सुन सकते हैं कि जो मंत्री हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी यही अपील कर रहे हैं कि जरूर मतदान केंद्र पर आए, जरूर अपना कीमती वोट दें, क्योंकि एक वोट सब कुछ बदल सकता है। और तस्वीर आपके सामने है, एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की महाकवरेज जारी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी हमें खबर दे रहे थे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। त्रिकोणीय संघर्ष है, महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस से भी उनका मुकाबला है और जनरल वीके सिंह सुबह सुबह भगवान की शरण में जा पहुंचे।
आज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग है। गाजियाबाद का ये इलाका दिल्ली से लगा हुआ है, एनसीआर के अंदर आता है। 2014 में वीके सिंह यहां से एमपी बने थे और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने अपने नजदीकी राइवल को हराया था। इससे पहले 2009 के अंदर बीजेपी अध्यक्ष, तब के बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2014 में वो अपनी सीट बदलकर लखनऊ चले गए थे। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जनरल वीके सिंह की। डालकर वो बाहर निकले परिवार के साथ में। सर, आप उन सांसदों में से आते थे 2014 में जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे, 5.5 लाख का मार्जिन था। इस बार उम्मीद क्या है? जनता ने काम देखा, अब की बार जिस तरीके से जनता ने काम देखा उसके अनुरूप वोट देगी। अच्छा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा क्या? राजनगर में मैं देख रहा हूँ सुबह से वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं, हालांकि गाजियाबाद हमेशा अवेयर रहा है। अब की बार और अवेयरनेस का कैंपेन चला है, मुझे आशा है कि अब की बार प्रतिशत बढ़ेगा। राफेल जैसे मुद्दे परेशान कर सकते हैं क्या आपको? जिस चीज का सिर ना हो, पैर ना हो, पूंछ ना हो, हाथ ना हो, वो क्या परेशान करेगा? तो आपके मुद्दे हैं, यमन जैसे भी हैं, विकास, तो विकास का मुद्दा है। अच्छा सर, पिछली बार गठबंधन नहीं था, इस बार गठबंधन भी है, तो अगर वोट प्रतिशत मिला दें पिछली बार का भी, तो हालांकि आपका वोट प्रतिशत जीत का बहुत ज्यादा था, वो मिलके भी काम नहीं कर पाता है, लेकिन इस बार गठबंधन नुकसान पहुंचा सकता है क्या? देखिए, गठबंधन हो या कोई भी बंधन हो, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, जिनका कुछ नहीं मिलता आपस में, वो क्या करेंगे? ठीक, चलिए। जनरल वीके सिंह थे। तो बागपत से केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह चुनावी मैदान में है। यहां पर उनका मुकाबला चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी से हो रहा है। सत्यपाल सिंह से हमारे सहयोगी सुमित दुबे ने यह खास बातचीत की। के पहले फेज का चुनाव शुरू हो चुका है। हम इस वक्त बागपत में हैं और बागपत के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज का दिन बेहद खास है आपके लिए, हवन के साथ शुरुआत की है। ये केवल मेरे लिए बहुत खास नहीं है, ये बागपत की जनता के लिए बहुत बड़ा खास है, यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत विशेष है, यहाँ की महिलाओं के लिए है। ये सब सुरक्षा चाहते हैं, सब विकास चाहते हैं, सब सुशासन चाहते हैं, एक नए भारत का निर्माण देखना चाहते हैं, नए बागपत को देखना चाहते हैं। ऐसे सबके लिए विशेष है। ऐसे मेरा सब लोगों से अपील है, सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सब लोग अपने घरों से निकलें और मतदान करें। आपको क्या लगता है सर, पिछली बार जब आप आए थे चुनाव लड़ने के लिए, आपका पहला चुनाव था और तब मोदी लहर थी, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है, एक ही प्रत्याशी आपके सामने संपूर्ण विपक्ष के तौर पर, वैसे तो टोटल 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला सीधा जयंत चौधरी के साथ। ये जो अच्छी बात है, लोगों को मालूम चल जाएगा कि उनकी पार्टी में कितना दम है और लोगों ने इस बात को तय किया है। ये पार्टी तो बहुत वर्षों से, दशकों से यहाँ पर काम कर रही है। देखा, पहली बार लोगों को महसूस हुआ है कि सांसद का काम विकास करना भी होता है, इसलिए उन लोगों को बहकाया नहीं जा सकता, गुमराह किया नहीं जा सकता। इसे सब लोग, विशेष रूप से यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग जो हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। अगर 2014 में मोदी वेव थी, तो मैं कह सकता हूँ कि 2019 में मैं यहाँ पर मोदी सुनामी। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो क्या मसला है? यहाँ पर जो मुख्य मसला है इलेक्शन में इस वक्त क्या मसला है? क्या नेशनलिज्म मसला है या फिर जो लोकल इश्यूज हैं सड़कों के? क्योंकि हमने कई लोगों से बात की, कुछ लोग नाराज भी थे, कह रहे थे सड़कें गड्ढे बहुत है, सड़कें नहीं बनी, इस तरीके का। इसको मैं कल देखिए, पहली बात तो ये है, जब 2014 में मैं आया था तो हम लोग कहते थे कि यहाँ पर जो है सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। तो आप देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग बन रहे हैं, एक नहीं 3 राष्ट्रीय महामार्ग बन रहे हैं। लोगों को विश्वास जगा है, लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सांसद का काम विकास करना भी है। ऐसे लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर और सुरक्षा के नाम पर लोग करेंगे। आपको क्या लगता है सर, आप अपनी जीत को लेकर और देश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत तो होनी है, वो तो निश्चित है और सुनिश्चित है। यहाँ की जनता ने उस बात को अपना मन बना के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर बड़े वोट देंगे। धन्यवाद। तो सत्यपाल सिंह जी को भरोसा है कि न सिर्फ वोट जीतेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रहेगी। बागपत से कैमरामैन शरद के साथ कुमार दुबे, इंडिया न्यूज। तो सत्यपाल सिंह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त, बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त और ये कहते हुए कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। उधर हरिद्वार में भी
बीजेपी के कैंडिडेट पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। उन्होंने क्या कहा आज के मतदान के बारे में, आइए सुनते हैं। कर रिजल्ट आने पुराना अगर आपको पुराना इतिहास तो कुछ भी नहीं था। वो तो तब में तो अचानक गया था, मैं विधानसभा से इस्तीफा देकर अचानक गया था और यहाँ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत जीते और उन्हीं की वो सीट थी, तो भी वहाँ के लोगों ने 2.25 लाख मतों से मुझे जीता है। छोटी बात तो नहीं है। और अब तो पूरा मैदान साफ है मेरे लिए और वहाँ के लोग एकजुट हैं। सारी कांग्रेस लोग, जितने भी लोग हैं हजारों के तादाद में वो जुड़े हैं। बीएसपी के भी तमाम लोग मुझसे जुड़े हैं। इस समय हरिद्वार एक नए इतिहास को गढ़ेगा। जब आप गए थे लोगों के पास, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है और हर की 2021 का महाकुंभ भी। हरिद्वार को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा चुका हूँ। मैंने विश्व धरोहर घोषित किया है कुंभ। 2010 जब मैं मुख्यमंत्री था, जो मांग मेरी तब थी, जब मैंने 2010 का ऐतिहासिक कुंभ किया था, तब से मेरी जो मांग थी, अब मेरा हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय फलक पर है। और अब हर की पैड़ी को जो मेरा प्लान है और जिस तरीके से हरिद्वार का रिंग रोड बनेगा, हरिद्वार एक खूबसूरत पूरी दुनिया के लिए न केवल आस्था का केंद्र रहेगा बल्कि इसका दर्शनीय स्थल भी रहेगा, जब लोगों को गर्व होगा हरिद्वार पर। और आइए सीधे चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां पर चंद्रबाबू नायडू अपना वोट डाल रहे हैं। कलर का पार्टी का कलर गुरुवार भी है और उगते सूरज का कलर। हाँ, उगते सूरज का कलर। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन वहां पर जगन राज की भी बात हो रही है कि जगन कहीं चंद्रबाबू को सूरज की बजाय चांद न दिखा दें। नहीं, चांद दिखेगा या सूरज दिखेगा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात होगी, देखने वाला बड़ा दिलचस्प संयोग होगा। लेकिन इस बार जगन की रैलियों में जो भीड़ दिखाई दी है, मेरे ख्याल से वो अप्रत्याशित थी। अप्रत्याशित। और चूंकि जगन पिछले 5 साल लगातार जो लोगों के बीच जाते रहे, जैसे कि उनके पिता थे दीपक भाई, उनके पिता घर घर जाके इस देश में अगर लोगों तक पहुंचने का काम किसी ने किया है पैदल यात्रा कर कर, तो मुझे ऐसा लगता है जगन के पिता वायसर थे। वो घर घर जाके उन्होंने जाकर जो लोगों से मुलाकात की थी, उसी के बाद कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में, तब के आंध्र प्रदेश में वापसी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही पैटर्न जगन ने भी आगे बढ़ाया है। और आज चूंकि सारी चीजें अब ईवीएम में बंद हो जाएंगी और 23 मई का इंतजार है। और हमको ये भी देखना होगा कि उनके बेटे ने उनकी विरासत को एक तरह से थामा है। वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे ने, जगन ने उनकी विरासत को थामा है। और ये भी देखना बेहद दिलचस्प है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने अपनी एक नई पार्टी खड़ी की और उसका भी उतना ही प्रभावी जनाधार बनाया। ये भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प है। बेहद दिलचस्प। और आप ये देखिए कि किसके खिलाफ चंद्रबाबू जैसा चेहरा, जो कि सॉफ्टवेयर क्रांति का चेहरा, एक ऐसा नेता जिसने सॉफ्टवेयर क्या हो, हैदराबाद में जिस तरीके से सॉफ्टवेयर पार्क की शुरुआत हुई थी दीपक भाई, मुझे स्मरण आता है कि उसी के बाद दूसरे प्रदेशों में सॉफ्टवेयर को लेके जो उन्नति और प्रगति की चाल आगे बढ़ी, मुझे लगता है चंद्रबाबू उसके प्रणेता है और उनके सामने अपना वजूद खड़ा किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक मजबूत विरासत अपने पिता की, मरहूम पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच पहुंचे। आज ये उत्सव है और जनता इस उत्सव को कैसे मनाएगी, 23 मई को इसका नतीजा होगा। और जो पता कि आपको नहीं लगता कि जगन को साथ न लेके या जगन को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर उस वक्त कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ रहा है कि आज की तारीख में आंध्र प्रदेश से एक तरह से कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। नहीं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस यदि थोड़ी कमजोर हुई है तो उसके कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जगन है, ये आपको मानना पड़ेगा। हमने जो वादा किया था कि दोनों राज्यों को न्याय मिलेगा और उस न्याय के परिधि में हम आकर के अपने नैतिकता के लेकिन अन्याय तो आपने जगन के साथ कर दिया था ना। अगर आप जगन को चीफ मिनिस्टर बना देते तो आप शर्तिया तौर पे मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की हालत नहीं होती। अच्छा दीपक भाई, आप जिस चैनल में हैं, क्या आप बिना मेहनत के, बिना कार्य के, आप जिस तरह चीफ बने हुए हैं,
किसी को उठा के आप आपने कह दिया बिना मेहनत के बिना काम नहीं, जो लोग नहीं, आप तो मतलब आपने दिल की बात कह दी। आपने जितने लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया उनने कौन सी मेहनत करी थी, उनने कौन से काम किया था? तो राहुल गांधी ने कौन सी मेहनत करी है? मेहनत थी अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, मेरे बारे में नहीं। अजय उपाध्याय जी अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। अजय भाई, राहुल गांधी ने कौन सी मेहनत करी है? शब्दों का सही आपने नहीं ध्यान दिया। मैंने कहा कि बिना मेहनत के आप जिस पद पर है उसका क्या किसी ऐसे आदमी को बनाया जा सकता है जो कभी मेहनत न किया हो? डॉक्टर साहब, पिताजी की जमीन थी और उस जमीन के कारण ही उनको चीफ मिनिस्टर मिली थी। आप अचानक आए, अचानक आप चाहते हैं मुख्यमंत्री का पद, कैसे कोई दे देगा? हाँ, दूसरी बात, आपको सम्मान दिया गया, पार्टी ने पूरा सम्मान दिया और आज भी पार्टी अच्छे लोगों को सम्मान दे रही है। हमारे जैसे गरीब परिवार के बच्चे को यदि यहाँ लाकर खड़ा किया और आपके साथ में बैठकर बोल रहा हूँ, आप तो अपनी काबिलियत से खड़े हुए हैं, निश्चित, लेकिन बाकी लोग कांग्रेस में अपनी काबिलियत से नहीं खड़े होते। आपको मानना पड़ेगा कि बाकी लोग कांग्रेस में अपनी काबिलियत से नहीं खड़े होते। अजय भाई, चुप रहिए 2 मिनट। खुराना साहब, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, खुराना साहब अपनी बात ले रहे होंगे तो मैं नहीं कहूंगा। अजय भाई, कांग्रेस की बात कर रहे हो, आप तो दो। राहुल गांधी में कौन सी काबिलियत है बताइए? आप मुझे बताओ ना, राहुल गांधी में कौन सी काबिलियत है? अच्छा, आप पर भी ये बात आनी चाहिए। सिर्फ राजीव गांधी का बेटा होना, आप भी खुराना साहब पोता होना, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, क्या आप पर भी यही लागू होता है? 9 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ ना, क्या यही लागू होता है? 9 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आप मदन खुराना जी के पुत्र है, इसलिए मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ, गाँव से आया हूँ, जेएनयू में अपने से पढ़ाई की और कांग्रेस मोतीलाल नेहरू के साथ डिबेट करता था। मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की बेटी राजीव गांधी की बहू सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का बेटा पुत्र है। क्या ये विरासत होती है? मैं खुराना जी का सम्मान करता रहा हूँ, क्या आप इसी कारण से है क्या यहाँ? बताइए ना, क्या आप बताइए क्या आप इस कारण से है तो बहुत अच्छा है। बताइए ना, क्या आप इसी कारण से है? नहीं, आप अपनी बात बताइए। बेटा होना क्या बुराई है? खुराना जी के पुत्र है, मुख्यमंत्री, मुझे बताइए ना। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ। आप कांग्रेस नहीं दिख रहा है, कांग्रेस एक गरीब किसान के बेटे को यहाँ बैठाई है दीपक भाई के साथ। अच्छा, क्या और आप खुराना जी के बेटे हैं? मैंने नहीं प्रश्न किया, एक मिनट ये प्रश्न आपने खुद किया था और इस प्रश्न में आप खुद आ गए। अरे भैया, ग्लूकोज मंगवाइए, ग्लूकोज, ताकत की जरूरत लगेगी। ग्लूकोज मंगवाइए, ग्लूकोज, ताकत की जरूरत लगेगी। 6 दौर आज का पूरा दिन बाकी है। हरीश भाई, अजय उपाध्याय जी, आज का पूरा दिन बाकी है, उसके बाद 6 दौर और बाकी है, उसके बाद मतगणना बाकी है, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखिए। इस बीच हम चलते हैं सीधे गया। बिहार के कृषि मंत्री और गया के विधायक प्रेम कुमार से हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने बात की है, कद्दावर नेता है वहां के। आइए सुनवाते हैं प्रेम कुमार ने क्या कहा है। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार जी हैं, जो कि गया लोकसभा क्षेत्र में ये जो है मतदाता हैं। आप साइकिल से आ रहे हैं? साइकिल से आ रहे हैं कि गाड़ी से प्रदूषण होगा जा करके, तो प्रदूषण मुक्त बिहार बनाना है, इसीलिए हमने निर्णय लिया कि साइकिल चलकर का मतदान करेंगे। अच्छा, सब परिवार? हाँ, हमारी पत्नी भी साथ में जाकर के हैं और हम सब जा रहे हैं वोट देने के लिए। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरे जीत रहे हैं चुनाव हम लोग जाकर। यहाँ से अपना एनडीए के प्रत्याशी जो विजय मांझी जी विजय हो रहे हैं, उनके पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या आप जो पति जी बोल रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? एकदम सहमत है। क्या आप आपके जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं हम, एकदम जीत रहे हैं। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि प्रेम कुमार जी जो हैं साइकिल से मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गया, बिहार। तो हमारी ये खास कवरेज लगातार जारी है, हम आपको बताते रहेंगे तमाम 91 सीटों का पल पल का हाल। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।